Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel Only Mission IAS. आज क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 लेकर आने वाला हूं जो द यूनियन के बारे में है। इसके पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे, जैसे द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों पार्ट की वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम ब्रिजेश है, आई एम IAS एस्पिरेंट। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वीडियो की जितनी भी PDF फाइल है मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो UPSC प्रीलिम एंड मेंस बोथ दोनों के लिए है, PCS के लिए भी है, और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ताकि सबको बेनिफिट इसका मिल सके। ओके, चलिए समझते हैं द यूनियन के बारे में। ये पार्ट 5 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और दिस विल कवर फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 151। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं आसानी समझने के लिए। सबसे पहला आपका है द एग्जीक्यूटिव, जो आर्टिकल कवर करता है 52 से लेकर 73 तक, एंड द नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो आर्टिकल कवर करता है 79 से लेकर 122 तक, एंड थर्ड वन जुडिशरी है जो आर्टिकल कवर करता है 124 से लेकर 147 तक। तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ या 3 पार्ट्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। अब द यूनियन के जो पहला हम कहते हैं इसको एक्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव को बोलते हैं हिंदी में विधायिका, एंड जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है। तो 3 पार्ट्स आपके द यूनियन के हो गए। अब ये ध्यान देना है किस पार्ट में आता है, ठीक है, ये कितने आर्टिकल कवर करता है ये भी समझना है आपको, ठीक है। प्लस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, किनको पढ़ना है वो समझना है। उसके बाद फिर हम लेजिस्लेटिव को बांटते हैं 2 पार्ट में, फर्स्ट लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। जुडिशरी हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है वो समझेंगे हम, ठीक है। समझ लेते हैं क्या क्या। एग्जीक्यूटिव में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला आपका है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को आर्टिकल जो डिनोट करता है दैट इज़ 52। फिर उसके बाद रैंकिंग भी हम समझ लेंगे, यही चीज़ है रैंकिंग भी। फर्स्ट रैंक पे आते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट, जिनका आर्टिकल डिनोट करता है वो 52 है। फिर उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जिनका आर्टिकल हो गया 63 हो गया। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आर्टिकल डिनोट करता है या आर्टिकल कवर करता है फ्रॉम 74 से लेकर 75 तक, ठीक है। उसके बाद इसी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर वो भी होता है, इसको हम PM बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जो आर्टिकल कवर करता है 78, जो बताता है कि इनकी ड्यूटीज़ के बारे में, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ PM, वो आर्टिकल 78 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिनोट करने वाला जो आर्टिकल है दैट इज 676। फिर उसके बाद लास्ट में हम समझ लेंगे कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को समझेंगे। ये आर्टिकल कवर करता है 184 से लेकर 151 तक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कि हर चीज़ का आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना है 52, 63, 74, 75, 78, 76, 148, 151, 148 से लेकर 151 तक आपका कवर करता है आर्टिकल, ठीक है, जो दैट इज अबाउट कैग के बारे में है, ठीक है। अब हमने देखा था यहाँ पे द यूनियन कवर कर रहा था 52 से लेकर 151 तक। तो लास्ट आपका हम इस द यूनियन में पढ़ेंगे 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पढ़ेंगे हम, इसको बस इतना यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, ये हम समझेंगे बाद में आगे 1 बाय 1 करके। आज आते हैं नेक्स्ट पे लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में क्या है, लेजिस्लेटिव आर्टिकल कवर करता है 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जिसको हम कह सकते हैं दिस इज बाइकैमरल। बाइकैमरल मीन्स होता है 2 हाउसेज, ठीक है। इसका मतलब 2 हाउसेज। 2 हाउसेज का मतलब क्या होता है, 1 इज लोकसभा एंड द सेकेंड वन इज राज्यसभा, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा का जो टर्म होता है या टेनर होता है दैट इज फॉर 5 ईयर्स। राज्यसभा का जो टेनर होता है दैट इज फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले जो राज्यसभा का पहली बार फॉर्मेशन हुआ था दैट इज इन 1952। पहली बार फॉर्मेशन राज्यसभा का जो हुआ था वो 1952 में हुआ था, ठीक है। लोकसभा, ठीक है, उसके बाद लोकसभा को देखते हैं अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल या फर्स्ट चैम्बर बोल सकते हैं या पॉपुलर हाउस भी बोल सकते हैं। इन चारों नाम से हम लोकसभा को जानते हैं। फिर देखते हैं राज्यसभा को कौन कौन से नाम से जानते हैं। पहला है अपर हाउस,
या सेकंड चैम्बर, ठीक है। दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या इसको हम कहते हैं कि ये क्या होती है, परमानेंट हाउस होती है या परमानेंट बॉडी होती है। कौन सी, राज्यसभा। क्यों, क्योंकि ये 1/3 इसके हर सेकेंड ईयर पे, हर दूसरे साल पे 1/3 इसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है कि लोकसभा में, लोकसभा जो होती है डायरेक्ट इलेक्शन कराती है, यानी कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, जो मेंबर चुने जाते हैं एज एमपी के रूप में, वो सब डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब या तो मेंबर होंगे लोकसभा के या तो राज्यसभा के, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है, ठीक, लोकसभा का। अब लोकसभा की मेंबरशिप लेने के लिए मीन्स हु इज एलिजिबल टू गेट द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड एट विच एज, किस एज पर वो मेंबरशिप लेने के लिए लायबल होगा, तो वो होगा 25 ईयर्स पे। व्हेन अ पर्सन कंप्लीट्स हिज 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना 25 साल एज पूरा कर लेता है तो ही कैन बिकम और शी कैन बिकम द लोकसभा मेंबर, ठीक है। ये याद रखना फैक्ट है। दूसरी बात इसमें देखेंगे राज्यसभा में, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, ओके। इसका मतलब कि हम बाय पब्लिक के द्वारा यहाँ के जो एमपी होंगे वो चुने नहीं जाते हैं, क्लियर। दूसरा है मेंबरशिप इसकी होती है 30 ईयर्स पे। यहाँ पर हमने देखा था मेंबरशिप लोकसभा के लेने के लिए 25 साल थी और यहाँ पे 30 ईयर है, ठीक है, 30 साल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। फैक्ट समझ लेना क्या क्या है। देखिए फैक्ट किसको किसको एमपी कहते हैं वो समझ लेना है। कब फॉर्मेशन हुआ था ये हो गया, ठीक है। इनको अलग अलग नाम जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। कितने रिटायर होते हैं, कितने साल पे होते हैं, ये भी ध्यान देना है। इसका इलेक्शन कैसे होता है, इंडायरेक्ट होता है, ये भी ध्यान देना है। इसका इलेक्शन कैसे होता है ये भी ध्यान देना है। मेंबरशिप कब कब लेती है, कब कब मिल सकती है दोनों के लिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। मेंबरशिप दोनों के लिए आप याद रखना है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये कितने साल के लिए होता है, लोकसभा 5 ईयर्स के लिए होता है। यानी जैसे ही सरकार या रूलिंग पार्टी गिरती है, डिजॉल्व होती है, वैसे ही लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। इसके जितने भी मेंबर होंगे सब खत्म हो जाएंगे। क्लियर, खत्म होने का मतलब डिस्पोज हो जाएंगे। उसके बाद लेकिन यहाँ पे देखना है राज्यसभा में जो इसके मेंबर बनेंगे वे सब 5-6 ईयर्स के लिए होंगे। और ये कहा गया कि ये परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस किस लिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि 1/3 इसके जो मेंबर होंगे हर दूसरे साल पे रिटायर होंगे। दिस इज वाई इसको बोला गया परमानेंट हाउस या परमानेंट बॉडी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखेंगे ये डिजॉल्व होती है बॉडी लोकसभा और ये डिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पे 1/3 रिटायर होते हैं, तो फिर जो रिटायर होंगे उनकी जगह पे अगला इलेक्शन होता है, ठीक है, उनको उस पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। दूसरा है, अब समझ लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था लोकसभा में तो 552 मेंबर्स टोटल होने चाहिए, ठीक है, किसमें, लोकसभा में। 530 जो मेंबर होंगे दे आर फ्रॉम स्टेट्स से होंगे। 20 जो होंगे यूटीज होंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज होंगे। और 2 नॉमिनेटेड होंगे बाई प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे, ठीक है। कितने, 2 मेंबर्स। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2 मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेट होते हैं किससे, प्रेसिडेंट से। और ये सब कहाँ से होंगे, किस ग्राउंड से होंगे, एंग्लो इंडियंस से होंगे। एंग्लो इंडियंस का मतलब ये होता है कि जब इंग्लैंड यहाँ पे रूल कर रहा था इंडिया में, तो वहाँ के कई अंग्रेज़ यहाँ पे आए और यहीं पे उन्होंने शादी कर ली और यहीं बस गए। तो उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेंबर चुने जाते हैं लोकसभा में, 2 मेंबर्स वे वहाँ से होते हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों में से 2 लोग होते हैं, एंग्लो इंडियंस कहे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया, यहाँ तक समझ लें। अब देख लेते हैं इसमें राज्यसभा में 250 जो मेंबर्स होंगे, टोटल 250 मेंबर्स होंगे। इसमें 238 जो मेंबर्स होंगे दे वुड बी फ्रॉम स्टेट्स आर यूटी, स्टेट एंड यूटी, ठीक है, स्टेट और यूटी से होंगे। 12 मेंबर जो होंगे दे वुड बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे। अब नॉमिनेट होंगे तो किस ग्राउंड से होंगे, ठीक है। इनका ग्राउंड क्या होता है, ये आर्ट से रहेंगे, ठीक है, लिटरेचर से, सोशल साइंस से, ठीक है, सोशल सर्विस या सोशल साइंस से, ठीक, इन सब ग्राउंड से रहेंगे ये लोग, ठीक है। आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल सर्विस से, इन ग्राउंड से जो होते हैं वो 12 मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेट होंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके।
अब इन सब का जो इलेक्शन हो रहा है, यानी कि जो स्टेट और यूटी से जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं वे इलेक्ट कैसे होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे, बल्कि वे कहाँ से होंगे, यूटी के जो भी मेंबर्स होते हैं एमएलएज, ठीक है, वो आएंगे यहाँ पे, यूटी के या स्टेट के वो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्शन का हो रहा है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये नॉमिनेट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो 215 इनके मेंबर हैं, ठीक है, सब के सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, बाय पब्लिक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो भी लोग मेंबर हैं ये सब लोग डायरेक्ट इलेक्टेड हो रहे हैं बाय पीपल, लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा ये लोग इलेक्ट होते हैं, हम लोग चुनते हैं इनको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम समझ लें जुडिशरी में क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए सेंट्रल लेवल पे एक सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे देश की जुडिशरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया जुडिशरी को बताने के लिए 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल कवर करता है, एंड दे ऑल आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू जुडिशरी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को रिलेट करने के लिए 124 124 जो आर्टिकल होगा दैट वुड बी अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, प्लस जजेज होते हैं, ठीक है। अब जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं, ठीक, नीचे उतरते हैं सेंटर से स्टेट लेवल पे, तो वहाँ हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे। उसके बाद हम और नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊँगा, अभी बस हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो एक्सिक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, तीनों में समझ लें थोड़ा थोड़ा। अब हम देखते हैं एट प्रेजेंट में इसमें कितनी मेंबर्स हैं या कितनी इनकी पॉपुलेशन है, कितनी इनकी मेंबरशिप है या कितनी सीट्स है, ठीक है, ओके। अब तक हमने समझ लिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था कितनी सीट्स होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स पे इलेक्शन होता है, ठीक है। देखिए एट प्रेजेंट में लोकसभा की बात करें हम तो 545 सीट्स होती हैं जिन पे इलेक्शन करवाना होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, जिसमें से 530 जो मेंबर्स होंगे दे वुड बी फ्रॉम स्टेट्स, 13 जो होंगे यूटीज से होंगे, ठीक है। यूटीज से कब से इलेक्शन शुरू हुआ डायरेक्ट इलेक्शन करवाना, 1965 से, ठीक है, 1965 से इलेक्शन करवाना यहाँ का शुरू हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, यूटीज का, ठीक है। उसके बाद फिर दो मैंने बता दिया आपको, दो नॉमिनेट होंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये समझना कि 2020 में यानी 2020 में अब तक यानी 1995 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 2009 में हुआ था, उसके बाद यानी उसको एक्सटेंड किया गया था कि जो दो मेंबर होंगे, ठीक है, उनको 10 साल के लिए, ठीक है, 10-11 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया था, और वो तब कब तक था, टिल 2020 तक था। लेकिन अभी इन दो नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में कोई डिस्कशन हमारे पार्लियामेंट में नहीं हुआ कि उनका सीट रहेगी, उनको इलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दो जो है ये इसको मान लिया गया कि इन नॉमिनेटेड मेंबर को हटा ही दिया गया, ठीक है। अब इस तरह से कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। तो अब हम समझ लेंगे कि 530 जो होंगे स्टेट से होंगे, 13 जो होंगे यूटीज से होंगे, ठीक है। यूटीज से कब से हैं ये फैक्ट याद रखना, 1965 से यूटीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है लोकसभा की सीट्स में, क्लियर है, ओके, ये समझ में आ गया, ओके। कम टू द नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यसभा में हम एट प्रेजेंट की बात करें कि इस वक्त कितने सीट्स हैं, तो 245 सीट हैं, ठीक है। डिवाइडेड कितने हैं तीनों पार्ट में कि 229 यानी 229 जो सीट्स होंगी वो सब एमएलएज के द्वारा जो चुने जाएंगे मेंबर, ठीक है, यानी स्टेट एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से जो मेंबर चुने जाते हैं उनके द्वारा जो भी आएंगे मेंबर्स वो होंगे स्टेट्स में, ठीक है, जो होंगे कितने 229 मेंबर्स होंगे असेंबलीज, ठीक है, यहाँ से चुने जाएंगे जो वहाँ पे चुन के आते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मतलब कि पब्लिक के द्वारा नहीं, ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब ये कि एमएलए यहाँ से एमएलए चुनेंगे उनको चुन के यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, ओके। जो यूटीज से होंगे 4 मेंबर्स यूटीज से होंगे, 3 जिसमें दिल्ली से हैं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, और एक पौंडीचेरी से, एक मेंबर जो होगा वो पौंडीचेरी से होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बता दूँ कि अभी जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, JNK है, JNK को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, JNK को 2 भागों में बांटा गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख को, ठीक है।
तो इनमें इसको यूटीज बना दिया गया है। यूटी बनाया गया तो हो सकता है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट यूटी से हो वो जो चेंज हो सकता है, ठीक है, यहाँ जेके बढ़ सकता है। लेकिन अभी डेटा जो नहीं आया इसकी वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आएगा तो मैं तुरंत आपको इसको करंट में लिंक कर दूँगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जहाँ यहाँ जो 13 मेंबर्स चुने जा रहे हैं फ्रॉम यूटीज़, तो यूटीज़ का मतलब अब जे एंड के बढ़ गया है, तो हो सकता है कि इनकी संख्या भी बढ़ सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। 12 मेंबर मैंने आपको बता दिया पहले ही। 12 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। कहाँ से होंगे मैंने आपको ग्राउंड बता दिया था पिछले में। अब समझ लीजिए थोड़ा सा किस इलेक्शन के द्वारा, यानी कौन सा सिस्टम होगा जिसके द्वारा ये चुन के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ देखा था ये लोग तो डायरेक्टली चुन के आते हैं, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी वाले से उसकी थ्रू आते हैं लोग चुन करके यहाँ पे। लेकिन ये वाले जो होंगे ये चुन के आते हैं आपके, एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू ये लोग चुन करके आते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। अब देखें सीट की बात करते हैं। जो यूटीज़ में ये सीट हो रही है या इसके स्टेट्स की सीट हो रही है, से 229 सीट है स्टेट से, ठीक है, 4 सीट्स है यूटीज़ से। तो अब हम देखते हैं कि जो सीट स्टेट की बात की जा रही है तो वहाँ जो सीट होती है वो वराइज करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी की जो राज्यसभा में सीट है वो कितनी है, 31 है, 31 सीट है, ठीक है। एंड दिस इज, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, ये पॉपुलेशन पे बेस्ड होगा। जहाँ के जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन की उसके हिसाब से वहाँ का सीट वराई कर सकता है, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से वहाँ से केवल एक सीट इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। क्लियर है? आपको समझ में आया? तो 31 सीट जो है यूपी से है और एक सीट त्रिपुरा से है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीट जो थी वराइज करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और हम समझ लेते हैं इसके लोकसभा या राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। ओके, तो सब हमने समझ लिया अब तक सीट्स के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के सीट के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं लोकसभा या राज्यसभा, या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला आपका है लोकसभा में। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल डिनोट करते हैं, यानी टोटल जो भी पार्लियामेंट में यानी लोकसभा राज्यसभा में जो आर्टिकल डिनोट करता है दैट इज़ फ्रॉम 89 से लेके 98 तक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? 89 से लेके 98 तक है, ठीक है, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट लोकसभा। लोकसभा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं तो ये आर्टिकल है 93 जो है आर्टिकल, वो दोनों के बारे में बताता है। किसके बारे में? स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, दोनों के बारे में डिनोट करता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है, फैक्ट पूछ सकता है ये। ओके, फिर उसके बाद क्या है, एक चीज़ और समझना है कि लेजिस्लेटिव पावर कुछ प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। लोकसभा में कुछ प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर, ठीक, विधायी शक्तियाँ ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट, क्या करने के? प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस को फाइनल करने के लिए, ठीक है, एक उसके पास शक्ति होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, और जो आर्टिकल बताता है 1, 2, 3 के, ये आर्टिकल याद रखना है 1, 2, 3। क्लियर है? 123 किसके पास पावर है? ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है, वो आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, ठीक है, एज ए स्पीकर की तरह से, ठीक है, इसको हम एक्स ऑफिसियो भी बोलते हैं। अब जो चेयरमैन राज्यसभा का होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वही आपका चेयरमैन होता है, कहाँ का? राज्यसभा का। इसमें जो स्पीकर होता है उसका अलग होता है रोल, ठीक है, ये अलग होता है, लेकिन यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आपका चेयरमैन होता है, कहाँ का? राज्यसभा का, ठीक है। इसके बाद फिर होता है इसके नीचे डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों का जो आर्टिकल है वो 89 ही है, ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर? ओके, दोनों समझ में आ गया। चलिए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। मैंने बताया था पिछले में कि लोकसभा जो होता है उसका जो वोटिंग, यानी इसका जो वोटिंग सिस्टम वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो वोटिंग एज की बात कर लेते हैं। इसमें कौन व्यक्ति, कौन पर्सन वोट कर सकता है एमपीज को, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में? तो जो व्यक्ति, जो भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई हो, 18 साल, वो हम यानी वो व्यक्ति लोकसभा के इलेक्शन में वोट कर सकता है, ठीक है।
अब एक चीज़ समझते हैं कि ये जो एज है वो घटा दी गई है। पहले क्या थी, पहले 21 ईयर्स थी, 21 ईयर्स थी, कब तक, 1988 तक, ठीक है। इसके बाद यानी इसी ईयर में 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। इसको चेंज करके 21 से फिर किस में कर दिया गया, 21 से 18 ईयर्स चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, वो वोट देने के लायक है, ठीक है, क्लियर। अब ये सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हम वोट देते हैं, ठीक है। इसका नाम याद रखना है। अब मैंने बताया था पिछले राज्यसभा वाले में, उसका जो वोटिंग इनडायरेक्ट इलेक्शन का वो अलग है, और इसका डायरेक्ट इलेक्शन का इलेक्शन जो वोटिंग सिस्टम वो अलग है। इसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसमें था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ये दोनों। तो फैक्ट आपको देखते रहना है कौन कौन किस में चल रहा है, और एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे, कोरम। कोरम क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति का मतलब है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें कितने थे टोटल, इसमें प्रेजेंट में मैंने बताया कि 545 थे और इसमें 245 थे, ठीक है। तो अब उन दोनों में अगर 110 मेंबर अवेलेबल हो जाएंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, तो क्या होगा, तो कोरम पूरा हो जाएगा, यानी कि फिर डिस्कशन या पार्लियामेंट चल सकता है, सेशन चल सकता है। तो 110 ये याद रखना है। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 100 में है। आर्टिकल 100 में है दिया हुआ कि कोरम, कितना कोरम है, 110, ये ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें पकड़नी है आपको, ठीक है। एक चीज़ और फैक्ट देख लेते हैं कि राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में जो हमने अभी तक देखा था कि नॉमिनेटेड मेंबर या जो उसका जो सीट वराइज करता है, लेकिन हम कंपेयर करें अगर अमेरिका की बात, यूएसए की बात करें, तो यहाँ का जो स्टेट्स जितने भी हैं, ठीक है, टोटल स्टेट 50 हैं, तो ये कह रहा है कि इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, यानी वहाँ के सीनेट में, उसको सीनेट बोलते हैं, वहाँ के सीनेट में इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कुल टोटल 50 स्टेट्स हैं +2, यानी एक स्टेट में 2 मेंबर्स होंगे राज्यसभा मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो 50 × 2 = 100, कुल वहाँ के जो सीट्स है राज्यसभा की वो 100 है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैंने अभी बताया, अभी राज्यसभा में इंडिया की बात करूँ अगर, तो मैंने बताया था कि कितने, जैसे यूपी में मैंने बताया था, यूपी में 31 सीट हैं राज्यसभा के लिए, और फिर मैंने आपको बताया त्रिपुरा में जो सीट थी वो मैंने 1 बताया था, ठीक है। तो दोनों स्टेट्स हैं, लेकिन दोनों की सीट वराइज कर रही है, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता, वहाँ पे पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज़ है, जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते थे, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होता है, ठीक, वहाँ के सीनेट में। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और फैक्ट समझ लीजिए कि ये जो सीट का अलोकेशन हो रहा है वो हम समझ लेते हैं वो 60, यानी 60 लाख, ये ध्यान दीजिए, 60 लाख जिस एरिया की पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे एक एमपी, यानी एक एमपी वहाँ के लिए चुनाव लड़ सकता है। कितने लाख होने चाहिए, 60 लाख, ठीक है। किसी एरिया में अगर 60 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ के लिए एक एमपी लाइबल हो गया, वहाँ के मतलब चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फैक्ट आपने देखा, आज की क्लास में क्या क्या देखें, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इधर देख लेते हैं, हमने प्रेसिडेंट देखा, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक, हमने इसको हल्का सा ब्रीफ देखा था, आर्टिकल देख लिया था, क्लियर है। फिर मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव को 2 पार्ट में बांटा गया था, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बात किया। आप हर पॉइंट्स को नोट करते जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही, आपको नोट हर पॉइंट कर लीजिएगा, और यही वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको जुडिशरी के बारे में, इसमें मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, फिर बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसको मैं अलग अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। हमने मोटा मोटा थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यूनियन के बारे में ले लिया। अब कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट आपका है जो प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52, ओके, समझ में आ गया। आई थिंक आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आज हमने काफ़ी चीज़ समझी है, तो मैं होप करता हूँ अगली वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँ, कल लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।